चलो एवरीबॉडी आर यू रेडी? चलो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं ध्यान देना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलो जीवन में। अरे गुड मॉर्निंग बोलो, जब मिलो तब सवेरा बोलो गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे हमने प्रोस्पेक्टस चैप्टर शुरू किया था, तो थोड़ी से प्रोस्पेक्टस के सेक्शन याद कर लेते। चार्जेस के सेक्शन भूलने के पहले याद कर लेते। चार्जेस की CHGs वो तो भूल गए। हाँ हाँ हाँ, MGT से तो कोई संबंध नहीं रहा। एसएच तो ये तो सर सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, INC वो क्या होता है? हाँ ना, ऐसी तो अपनी हालत है जीवन में। चलो लेट्स गो। तो मुझे एक बात बताओ, फटाफट सेक्शन रिमेंबरिंग कर लेते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 23 किसका है? काइंड्स। 24 नहीं है। 25 ऑफर डॉक्यूमेंट। 26 कंटेन। 27 वेरिएशन। 28 ऑफर फॉर सेल। 29 डीमैट। 30 एडवर्टीजमेंट। कल हमने ये सेक्शन डिलीटेड था फिर भी देखा था। 31 शेल्फ। 32 रेड हेरिंग। 33 एवरेज। कल अपना 32 तक हो गया था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तक। 34 क्रिमिनल ऑफेंस। 35 सिविल ऑफेंस। 36 इंड्यूसमेंट। 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन। 38 नहीं है। 39 अलॉटमेंट। 40 लिस्टिंग। 41 ADR GDR। 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। कंसेप्ट समझ में आया? ओके, मुझे एक बार बता दीजिए 43 से लेकर 72 सेक्शन याद है सबको? एक बार फटाफट ले लो। 43 काइंड्स। 44 नेचर। 45 नंबर। 46 सर्टिफिकेट। 47 वोटिंग। 48 वेरिएशन। 49 कॉल्स। 50 एडवांस कॉल। 51 डिविडेंड। 52 प्रीमियम। 53 डिस्काउंट। 54 स्वेट इक्विटी शेयर। 55 प्रेफरेंस। 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन। 57 फ्रॉड। 58 रिफ्यूजल। 59 करेक्शन। 60 पब्लिकेशन। 61 अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। 62 फर्दर इश्यू। 63 बोनस इश्यू। 64 फाइलिंग। 65 अनलिमिटेड टू लिमिटेड। 66 रिडक्शन। 67 प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। 68 प्रोसेस। 69 CRR। 70 कॉन्ट्रावेंशन। 71 डिवेंचर। 72 नॉमिनेशन। एक बार SH बोल दीजिए। SH1 एक नंबर शेयर सर्टिफिकेट। 2 नंबर डुप्लीकेट। 3 वर्ड। 4 5 लोगों में ट्रांसफर। 6 ESOS ESPS। 7 अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। 8 से लेके 11 बायबैक। 15 भी किसका है? बायबैक। 12 बच गए डिवेंचर और 13 14 तो नॉमिनी। MGTs बोल दो। MGT1 हाय, मुझे कह दो हाय 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 हाय। रजिस्टर ऑफ मेंबर। 2 डिवेंचर होल्डर। 3 फॉरेन रजिस्टर। 4 रोबो को। एक बार बताओ जरा ये रोबो को क्या है जरा? बाय रजिस्टर्ड ओनर, बाय बेनिफिशियल ओनर, बाय कंपनी। क्या क्या? डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। नसीब मेरे। 7 एनुअल रिटर्न। 7A OPC स्मॉल। 8 साइनिंग। 9 एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। 10 नहीं है। 11 प्रॉक्सी। 12 पोलिंग पेपर। 13 रिपोर्ट ऑफ पोल। क्लियर है? 14 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन एंड 15 फाइलिंग ऑफ। कुछ याद नहीं आया इसमें से? आया पक्का? चलो आज बढ़ते हैं आगे, फोकस कीजिएगा। कल हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कंप्लीट कर लिया था, जिसको तुमने रीड करना था। याद है सबको? बोलो हाँ या ना। आज हम बढ़ने वाले हैं आगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद। टुडे 33 इज अब्रीज प्रोस्पेक्टस। बोलो हाँ या ना। आज मैं जा रहा हूं 34 35 36 37 सभी सेक्शन को दनादन साथ में लेते हुए। ठीक है, 4-5 सेक्शन हम एक साथ लेने वाले हैं, तो कृपया कुर्सी की पेटी ठीक से बांध लीजिए, वातावरण खराब होने की संभावनाएं हैं। पहले से बांध लिए? पहले से वातावरण खराब है? क्यों, क्या हो गया? ब्रेकअप वेकअप हो गया तुम सबका एक साथ? हाँ क्या हो क्या? क्यों वातावरण खराब है? कटता है तभी आदमी आगे बढ़ता है बेटा।
झाड़ है जीवन में तो। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना, कटेगा तो बढ़ेगा, बोले नालायक। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान देना तो समझ में आएगा। रेडी, लेट्स गो। 4 सेक्शन एक साथ ले रहा हूं, पेन पेंसिल साइड में रख दीजिए, मार्किंग करने के लिए समय मिलेगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात, लाइबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस। लाई बिल्ली टी, बिल्ली ने टी लाई, सो लाइबिलिटी ऑफ काय का बोलेगा जैसे प्रोस्पेक्टस। सबसे पहली बात, प्रोस्पेक्टस में अलग अलग लोग अपनी अलग अलग भड़ास निकाल के चले जाते हैं। प्रमोटर आएंगे, कंपनी का प्रमोशन कैसे किया, बम बोलेंगे, भड़ास निकालेंगे, चल जाएंगे। डायरेक्टर आएंगे, कंपनी कैसे मैनेज कर रहे बोलेंगे, चल जाएंगे। सीईओ, सीएफओ, सीएस आएंगे, खुद का दुर्दर्द दुखड़ा सुनाएंगे, चल जाएंगे। ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ होगा, वो आएंगे, कंपनी की किस तरीके से वाट लगी है बताएंगे, चल जाएंगे। एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया होगा, वो खुद के प्रोफेशन का स्पेसिफिक नॉलेज बोलेंगे, चल जाएंगे। और फिर अदर लोग, ठीक है, ऐसे लोग जिनको सिर्फ ओपिनियंस वगैरह के लिए आपने बुलाया होगा। ये लोगों ने ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दिया। ट्रू मतलब खरा ओपिनियन, फेयर मतलब गोरा ओपिनियन। हाँ ना, फेयर एंड लवली बोलो सर, नो, उसको भी नाम चेंज करना पड़ा, ग्लो एंड लवली बोलो। हाँ या ना। सो खरा और गोरा ओपिनियन अगर इन्होंने दिया, सच्ची मुच्ची वाली बात बोली, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इनके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। बात सही है, सच सच बोल रहे, किस बात का प्रोसिक्यूशन? ठीक है, तुमने तुम्हारे दोस्त के बारे में बोला ये सी है तो सच है, बोलो हाँ या ना। क्या नेक्स्ट? लेकिन अगर तुमने झूठ झूठ बोला, प्रोस्पेक्टस में तुम्हारे ओपिनियन तुमने गलत दिए, अडल्ट्रेटेड ओपिनियन दिए, पैसा खाके ओपिनियन दिए, घूस खाके ओपिनियन दिए, कंपनी की हालत खस्ता थी और तुमने अच्छे अच्छे ओपिनियन दिए कि कंपनी का ब्राइट फ्यूचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो तुम गलत बोल रहे हो। तो तुम्हारे खिलाफ 2 चीजें हो सकती है। अगर तुमने इंटेंशनली ऐसा बोला है, जानबूझ के, मन मर्जी से, जानते हुए कि सब गलत बोल रहे हो, तो तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। कौन सी लाइबिलिटी आएगी? क्रिमिनल। और अगर तुमने गलती से अनइंटेंशनली बोला, तुम्हें भी नहीं पता था तुम झूठ बोल रहे हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आए, तुम्हारे सामने ऐसे एविडेंस पोर्ट्रे किए गए जिस वजह से तुम्हें बोलना पड़ा, या तुम्हारे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया और तुमसे बुलवाया, इसलिए तुमको बोलना पड़ा, तो तुमने अगर ऐसे ओपिनियन दिया अनइंटेंशनल, तो तुम्हारे खिलाफ सिविल लाइबिलिटी आएगी। कौन सी लाइबिलिटी? सिविल। सार एक क्रिमिनल और सिविल क्या है सर? पहले ये तो बताओ, जिंदगी के अंदर सेक्शन लिख लिए, क्रिमिनल सिविल, तो होता क्या है? किसको मालूम व्हाट इज क्रिमिनल, व्हाट इज सिविल? खून खराबा क्रिमिनल, शोर शराबा सिविल। दोनों उठो और बाहर निकलो, भिखारी लोग। खून खराबा, शोर शराबा, रहन तो तुम रहन दो, मैं बोलता हूं, ध्यान दो। खून खराबा, शोर शराबा बोला, समझो मैडम के नाम पे। मैडम नाम बोलो। वैष्णवी। तुम्हारी जनरेशन में किसी को भी पत्थर फेंक के मारे, लड़की होंगे तो नाम वैष्णवी चाहेगा। मैं बता रहा हूं सच में, किधर पढ़े, दूसरी बार बोल रहा हूं मैं क्लास में, इतने वैष्णवी जिंदगी के, अरे बाप। लेट्स गो। सो वैष्णवी, क्या हुआ? अच्छा वैष्णवी हुआ है क्या? सॉरी वैष्णवी, ठीक है, वैष्णवी, ठीक है। सो वैष्णवी अच्छे से लिखते हैं, देवी का नाम है भाई, पाप लगेगा जीवन में नहीं। सो वैष्णवी के नाम पे समझो 100 एकड़ की जमीन थी। कितने एकड़ की जमीन थी? 100 एकर्स। तो इसके पास 100 एकड़ की जमीन है? सच में मेरे पास 100 एकड़ की जमीन है? 100, सच में कसम खा के बोल, तू कसम खा, पक्की है? तुम मेरे को तू सीए क्यों कर रहा है? तेरे को पता है क्या तू ऐसे वो 100 एकड़ की जमीन पे खाना खाते खाते भी निकला और कुछ दाल चावल उधर गिर भी गए तो भी तेरा इनकम निकल जाएगा साल भर का? तेरे को मालूम है ये चीज? आप लोग विदर्भ आते का भाई? जॉब वॉब होगा तो बोलना मेरे को, ऑफिस बॉय के काम कर करके परेशान हो गया मैं जीवन में। लेट्स गो।
100 कितने एकड़ की जमीन है बोले एक बार जैसे 100 एकड़ की। वैष्णवी के नाम पे 100 एकड़ की। वैष्णवी कैंसिल भाई, नाम बोल। वैष्णवी को गुस्सा आया। नहीं, तुम्हारे पास भी 100 एकड़ की जमीन है। मेरे को एकदम से ऐसे गरीब गरीब फीलिंग क्यों आ रही है? इधर तो छोड़ी, लोकल बोलने की बात नहीं है। ओके चलो ठीक है। हाँ, वैष्णवी लेते हैं अपन एग्जाम्पल में। वैष्णवी को गुस्सा आ गया भाई, माता को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, 100 एकड़ की जमीन है, किसके नाम पे बोले एक बार? वैष्णवी। अब समझो किसी गुंडे ने इस जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बोले एक बार जैसे? कब्जा। गुंडे ने, पॉलिटिशियन ने, किसी ने। मैं क्या को बीच में आया? मैं गुंडा लगता हूं? मैं खुद के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया आज तक के। 100 एकड़ की जमीन थी, इसके ऊपर गुंडे ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ये नहीं गुंडा वगैरह कुछ भी, और गुंडे ने कब्जा कर लिया। तो वैष्णवी ने जिंदगी में डिसाइड किया कि भाई मैं इस गुंडे के ऊपर केस करूंगी और मुझे सिर्फ मेरी लैंड वापस चाहिए। मुझे सिर्फ मेरी क्या वापस चाहिए? लैंड, ठीक है। और मुझे उस लैंड के ऊपर जो रेवेन्यू लॉस हुआ उसके डैमेजेस चाहिए। पर मेरे को गुंडे को कोई सबक नहीं सिखाना है, कोई मेरे को गुंडे को टॉर्चर नहीं करना है, मेरे को उसको जेल में नहीं डालना है, ना मेरे को उससे पेनल्टी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बस मेरी लैंड चाहिए और मेरे डैमेजेस चाहिए। जो मेरा हक की चीजें है वो मुझे वापस चाहिए, दैट्स ऑल। और जो लीगल खर्चा हुआ होगा केस चलाने के लिए, बस उतना, दैट्स ऑल। अगर ऐसा वैष्णवी डिसाइड करती है तो इसे सिविल ऑफेंस माना जाता है। कौन सा ऑफेंस बोले एक बार? सिविल। पर वही अगर वैष्णवी ये डिसाइड करती है कि नहीं, मेरे को मेरी लैंड तो वापस चाहिए ही चाहिए, मुझे ऊपर से डैमेजेस भी वापस चाहिए, साथ में मैं चाहता हूं कि मेरे को पेनल्टी भी चाहिए ऊपर से, जो मेरे को मानसिक आघात हुआ है, मेंटल डैमेज हुआ है, तो मेरे को उसका भी डैमेज चाहिए। और चौथा, मैं ये चाहती हूँ कि गुंडे को जेल में भी डालना चाहिए, कि जिंदगी में वापस किसी के साथ वो ऐसा सलूक ना करे। तो when you say that you need a penalty and a jail for the another party, this becomes a criminal offense. This becomes a कौन सा offense बोले एक बार? क्रिमिनल। एक बात आपने याद रखना, इसमें एक और चीज एडिशनली आपको पढ़ा दूं जो आपको बड़े काम में आ सकती है। सिविल ऑफेंस हमेशा जज एंटरटेन करता है। कौन एंटरटेन करता है? जज। तुमने जज, मैजिस्ट्रेट और जस्टिस सुना होगा। तो सिविल ऑफेंस हमेशा जज एंटरटेन करता है, क्रिमिनल ऑफेंस हमेशा मैजिस्ट्रेट एंटरटेन करता है। क्रिमिनल ऑफेंस के जज को कहा जाता है मजिस्ट्रेट। और जब ये ऑफेंसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा जाता है जस्टिस, क्योंकि वो जो चीज बोलते हैं वो न्याय होता है। इसलिए तुम्हारे सिलेबस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस आते हैं, बिकॉज जो उन्होंने बोला है वो जस्टिस है, वो न्याय है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा और तुमको लोगों को भी बोलना पड़ेगा, और तुम तो कंसल्टेंट बनने वाले हो, तो इसलिए तुम्हारे सिलेबस में आते। तो ये है क्रिमिनल सिविल ऑफेंस का डिफरेंस। हाँ, कुछ ऑफेंस बुनियादी क्रिमिनल ही होते हैं, जैसे उन्होंने बोला खून खराबा। तुम किसी का मर्डर करो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, तुम बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को सिर्फ बॉडी वापस चाहिए, खून वापस चाहिए, मेरे को सामने वाले को जेल में नहीं डालना। ऐसे नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तुमने मर्डर किया, इनबिल्ट क्रिमिनल ऑफेंस। क्लियर कंसेप्ट? दूसरा, जैसे इनकम टैक्स पे ना करना, तो इनकम टैक्स पे नहीं किया तो तुम उसके खिलाफ मैक्सिमम फाइन लगा सकते हो। पेनल्टी और जेल बहुत बात की बात है। चलो, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग नहीं किया, पेनल्टी जेल बहुत दूर की बात है। तो ऐसे सिचुएशन में वो सिविल ऑफेंस हुआ। तो कुछ ऑफेंसेस इनहेरेंट सिविल होते हैं, कुछ ऑफेंसेस इनहेरेंट क्रिमिनल होते हैं। और जो मैंने लैंड वाला एग्जांपल दिया, ऐसे ऑफेंसेस में यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो टू अ सिविल कोर्ट और अ क्रिमिनल कोर्ट। तुम्हें सिर्फ डैमेजेस चाहिए, लैंड वापस चाहिए, सिविल कोर्ट में चाहिए, केस कीजिए। लेकिन तुमको अगर जस्टिस चाहिए, पेनल्टी चाहिए, डैमेजेस साथ में पेनल्टी लगानी है, जेल में डालना है, तो तुम क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। इस चीज से आप समझिए कि अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, सिविल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। क्योंकि अगर इंटेंशनली आपने फ्रॉड किया तो इंटेंशनली आपने लोगों का पैसा डुबाया, इट इज एज गुड एज फ्रॉड। और फ्रॉड इज ए इनहेरेंट क्रिमिनल ऑफेंस। फ्रॉड इज ए इनहेरेंट क्रिमिनल ऑफेंस। तो इस केस में जो इस बंदे ने स्टेटमेंट दिया है गलत वाला, उसको पेनल्टी भी लगेगी, डैमेजेस भी लगेगा, जेल भी लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? ये क्रिमिनल है, देखो उसमें जेल भी है, पेनल्टी भी है, कंसेप्ट समझ में और डैमेजेस भी है, ठीक है। वही अगर अनइंटेंशनल था, जिसने स्टेटमेंट दिया वो बिलीव करता था कि ये सही स्टेटमेंट मैंने दिया है, ट्रू स्टेटमेंट मैंने दिया है,
वो बिलीव कर रहा था कि उसने पूरा ट्राई किया इस स्टेटमेंट को अवॉइड करने का, बट फिर भी उसको स्टेटमेंट देना पड़ा। तो ऐसे सिचुएशन में इट इज अ सिविल ऑफेंस, उसको क्योंकि सिर्फ डैमेजेस लगेंगे एंड अथॉरिटी ने अगर कोई दूसरा ऑर्डर पास किया होगा कि इन चीजों को ठीक कर दो, स्टेटमेंट को सही कर दो, वो उसको करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ सिविल ऑफेंस। उसमें देखो ना पेनल्टी है ना जेल है, सिविल ऑफेंस में आप किधर भी पेनल्टी जेल नहीं देखोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। अच्छे से समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो। चलो ये चीज को याद रखना। अब इसके ऊपर साथ में अगर आपने किसी पर्सन को खुद के स्टेटमेंट के ऊपर इंड्यूस किया कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, आपने किसी को डील दिया ये कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर, तेरे को 200% रिटर्न आएगा, 500% रिटर्न आएगा, ठीक है, इन शेयर्स को ले ले तेरी जिंदगी बन जाएगी, है ना। इसलिए देखो सेबी हर बार वो नए नए एडवर्टीजमेंट निकालता है कि भैया तुमको कोई भी मैसेज आ रहा है, आरबीआई भी नए नए एडवर्टीजमेंट निकालता है कि तुमको कोई मैसेज आ रहा है कि 2 times रिटर्न इन 1 month, 3 times रिटर्न इन 1 month, 25 दिन में पैसा डबल, ठीक है। तो इन ऑफर्स को आपने नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये सब इंड्यूसमेंट होता है, पर्सन को पकड़ने की टैक्टिक्स होती है, पर्सन को ऑब्वियसली उससे रिटर्न लेने की टैक्टिक्स होती है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? उसको सिक्योरिटीज बेचने की टैक्टिक्स होती है ये, ठीक है। सो अगर ऐसा इंड्यूसमेंट आ रहा है तो ये भी एज गुड एज फ्रॉड ही है ना, ये भी एज गुड एज क्या है? फ्रॉड। तो ऐसे सिचुएशन में आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया या कोई भी प्रॉफिट एग्रीमेंट किया या क्रेडिट फैसिलिटी दिया तो इस केस में सीधा फ्रॉड वाली पेनल्टी लगेगी 447 फॉर फ्रॉड। इंड्यूसमेंट सेक्शन 36 में फ्रॉड की पेनल्टी लगती है 447। और अगर 37 में जो पर्सन विक्टिम है ऊपर के किसी भी केस में, मतलब वो 34 क्रिमिनल ऑफेंस में विक्टिम हो, 35 में विक्टिम हो या 36 में विक्टिम हो, किधर भी विक्टिम हो, इवन 36 के विक्टिम भी 37 में केस फाइल कर सकते हैं और ऐसा एक्शन ले सकते हैं जो अथॉरिटी ने उनको डायरेक्ट किया है। एक्शन बाय विक्टिम, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन इसको कहा जाता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो आप देखो आपके चारों पांचों सेक्शन एक जगह पे, 34, 35, 36 और 37, 4 सेक्शन एक जगह पे। क्लियर है कंसेप्ट? और इन सेक्शन में बस इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा कुछ भी इन सेक्शंस के अंदर नहीं है। समझ में आया पक्का? है ना। मैं चाहूंगा चार्ट रीड कर लो, चाहिए तो साथ में सेक्शन रीड कर लो। मैंने जो मार्किंग की है अगर वो समझ में आ रहा है तो वो कर लो, और ये मैंने सिविल क्रिमिनल का जो लिखा है वो भी अगर चाहिए तो लिख लो। गो फॉर इट फास्ट। चलो बहुत बढ़िया केटी बेटा, सही बोला। लाइव स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम में सबको गुड मॉर्निंग। थर्टी फोर, 35, 36, 37 लिख नहीं रहे होंगे तो रीड कर लीजिए प्लीज। सेक्शन लिस्ट की वन साइड मैंने आपको ब्लैंक जो रखने के लिए बोली है, उसके लिए मैं आपको लेक्चर्स पूरे फास्ट ट्रैक के बाद में प्रोवाइड कर दूंगा 20-20 मिनट के जो फिलअप के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो उनको देख के कृपया, इसी प्लेलिस्ट में रहेगा यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर देख के फिलअप भी कर लेना, ठीक है। अगर अपन उसको फास्ट ट्रैक में कवर करेंगे तो अपने लेक्चर और बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो इट शुड, एक तो आप भी फिलअप कर सकते हो या लेक्चर देख के भी कर सकते हो, ठीक है। चल डन एवरीबॉडी, पढ़ लिया लिख लिया तो बता दीजिए प्लीज। हाँ चार्ट देखना है, हाँ। इसका मार्किंग करना है, कर लीजिए।
चलो हो गया बच्चों सबका? एवरीबॉडी यस और नो? पक्का हो गया है? ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से, लेट्स गो। तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। यहां पे आपका 34, 35, 36 एंड 37 होता है खत्म। 38 जो है वो ऑलरेडी डिलीटेड सेक्शन है, तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम जाते हैं 39 के ऊपर, जो 39 है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, ठीक है। तो आप सीधा सीधा आ जाइए 39 के डायग्राम के ऊपर जो दिया है ऑन द पेज नंबर 3.23। पेज नंबर क्या बोले एक बार? 3.23। आगे सब जन? ओके, आपको वो टेबल याद है क्या बच्चों? मैंने आपको मार्क करके दिया था, मैंने बोला था ये टेबल यहां तो काम में नहीं आएगा पर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में बहुत काम में आएगा। तो इसके अंदर लिखा था कि शेयर सब्सक्राइब करने के बाद में आपको शेयर सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिलेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिलेगा। कहां पढ़ा था वो? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में। ऑब्वियसली शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में ही पढ़ा होगा। कौन से सेक्शन में पढ़ा था? बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेक्शन 56 में जाइए, ट्रांसफर ट्रांसमिशन, जहां तक लगता है वही होना चाहिए वो, क्योंकि 3 मंथ्स आपको ट्रांसफर ट्रांसमिशन के लिए, शेयर सर्टिफिकेट के लिए, डिबेंचर के लिए 6 महीने और न्यू सब सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के लिए 2 महीने बोले थे, याद है? एक बार वो टेबल को देखिए, सेक्शन नंबर 56 के, सब जन देखिएगा, लाइव स्ट्रीम वाले भी देखिएगा प्लीज। हाँ है ना, टेबल दिख रहा है वो, मैंने स्टार मार्क करवाया था और वहां पे आएगा सामने सेक्शन 39 भी लिखा था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, लिखा है सबने। वहां पे देखो, आपको बोला होगा सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए कितना महीना लिखा है शेयर सर्टिफिकेट देने के लिए? 2 मंथ्स। जोर से बोलो, कितना महीना लिखा है? 2 मंथ। मतलब सब्सक्रिप्शन लेने के बाद शेयर अलॉट करने के लिए कितने मंथ्स लगते हैं बोले एक बार? 2 मंथ। अब वापस आ जाइए आप पेज नंबर 3.23 के ऊपर और उसके साइड में सबसे पहले चार्ट के साइड में नोट लिख लीजिए आके सब लोग, द सिक्योरिटीज, द शेयर सर्टिफिकेट shall be allotted within how many months बच्चों? 2 months. Certificate shall be allotted within the period of 2 months from application. लिख लिया सबने? एवरीबॉडी यस और नो? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए नीचे, पूरा का पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है बच्चों? आर यू रेडी? यस और नो? ओके, फर्स्ट थिंग, सो सबसे पहली बात आपने समझना जरूरी है कि कंपनी नॉर्मली जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, क्या इशू करती है बोले एक बार उसे? प्रोस्पेक्टस। तो वहां से 30 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर? 30 डेज में शेयर एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। तुमने शेयर एप्लीकेशन मनी का अकाउंटिंग किया होगा सीए फाउंडेशन में, है ना? अभी भी किया होगा शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, इसको कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट। कुछ याद आया ऐसे नो? चल, सो 30 डेज के अंदर प्रोस्पेक्टस के आपको शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव होना चाहिए? तो बोला गया है मिनिमम 90% इशू सब्सक्राइब होना चाहिए, 90% इशू सब्सक्राइब होना चाहिए और उसके ऊपर 5% शेयर एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। अब आपको एक सच्चाई वाली बात बोलूं तो 5% ये अनलिस्टेड कंपनी के लिए है एंड सेबी ने लिस्टेड कंपनी के लिए यही शेयर एप्लीकेशन मनी 25% बोला है। सेबी ने लिस्टेड कंपनी के लिए कितना बोला है? 25%। तो अब जरा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक मस्त चीज यहां पे बता रहा हूं, आ जाइए ध्यान दो बहुत अच्छे से कि एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए, इसके ऊपर के कैलकुलेशन है, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान दो। सो एप्लीकेशन कंपनीज एक्ट की कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है? या फिर लिस्टेड कंपनी है, सेबी एक्ट उसको लग रहा है। कंपनीज एक्ट की अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एनीवेज 90% लग रहा है। कितना लग रहा है? 90। और सेबी की लिस्टेड कंपनी भी क्यों ना हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% दोनों केसेस में लगता है। अगर 90% नहीं हुआ तो इशू खारिज हो जाता है, पता है सबको, इशू को खत्म कर देते, बोलो हाँ है ना? तो 90% दोनों जगह पे तो कॉमन है, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम एप्लीकेशन मनी लेने की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट में 5% पैसा ही लगता है। कितना बोले एक बार? 5%। लेकिन आपके सेबी कहता है कि अगर लिस्टेड कंपनी है, कंपनी लिस्ट होने वाली है और शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा है तो कम से कम 25% पैसा लेना जरूरी है। कितना बोले एक बार? 25%। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 1 लाख शेयर्स और 10 रुपए फेस वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड 5% शेयर एप्लीकेशन मनी आना चाहिए इन कंपनीज एक्ट। तो देखो 1 लाख शेयर्स का 90% इज 90,000 शेयर्स, बोलो हाँ या ना। 1 लाख शेयर्स का 90% इज कितना थाउजेंड शेयर्स, बोले एक बार 90,000। और इसके ऊपर 10 रुपए अगर मैं फेस वैल्यू बोलूं, 10 रुपए फेस वैल्यू का 5% मतलब 50 पैसे, 50 पैसा, बोलो हाँ या ना। सो 90,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसा, तो 45,000 रुपीज मुझे शेयर एप्लीकेशन मनी में आना ही चाहिए। 45,000 रुपीज शेयर एप्लीकेशन मनी में आना ही चाहिए। क्या यह ऐसा चलेगा कि 70,000 शेयर सब्सक्राइब हुए और 5 रुपए हर शेयर के ऊपर मिले, तो ये चलेगा क्या? नहीं, 90,000 ही शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, 50 पैसे आने चाहिए। क्या ऐसा चलेगा कि 95,000 शेयर सब्सक्राइब हुए और पर शेयर सिर्फ 20 पैसे आए? नहीं चलेगा। तो आपको एग्जैक्ट क्या चाहिए? 90,000 शेयर 50 पैसा। तो ऐसा चलेगा क्या कि 95,000 शेयर एंड 3 रुपीज? यस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों कंडीशन कंप्लाई करना है। वही अगर आप लिस्टेड कंपनी में चाहिए, लिस्टेड कंपनी में कितने शेयर है? सब जन बोलो एक बार, 1 लाख। सब जन बोलो कितने शेयर है? 1 लाख। और कितना परसेंट मनी लेना है? 25%। तो 10 रुपए का 25% 2.5 रुपया हो गया। तो लाख शेयर में से 90,000 शेयर और 90,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 2.5 रुपया। क्लियर है? तो टोटल कितना कैपिटल आना चाहिए? 2,25,000, 2,25,000 एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। क्या ये ऐसा चलेगा कि 70,000 शेयर और 5 रुपया आया? नहीं चलेगा। क्या दूसरा वाला चलेगा 95,000 शेयर और 2 रुपया? नहीं चलेगा। क्या 95,000 शेयर एंड 7 रुपीज चल जाएगा? यस। तो इस प्रकार एप्लीकेशन मनी आता है। ये चीज को याद रखना, दोनों कंडीशन कंप्लाई करना जरूरी है। 90% भी एंड 5 या 25% भी। अनलिस्टेड है तो 5%, लिस्टेड है तो 25%। ये क्लियर है बच्चों? में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना, पक्का। अगर ये नहीं हुआ तो आपको पैसा रिफंड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक बार रिफंड। अब उसका प्रोसेस क्या है रिफंड का, वो जरा एक बार देख लेते हैं। आ जाइए। सो 90% और 5% हो गया। अगर ये नहीं हुआ विद इन 30 डेज, 30 डेज में आपको एप्लीकेशन मनी नहीं आया, तो नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आपने पैसा क्या कर देना चाहिए? एक बार उसे रिफंड। और 15 डेज में आप रिफंड नहीं कर रहे तो आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। कितना? बोले एक बार उसे 15% पर एनम। इसके लिए भी मैंने ध्यान देना, इसके लिए भी मैंने टाइमलाइन देकर रखा है नीचे। आ जाइए, टाइमलाइन देखिएगा जरा। ठीक है, बरोबर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के ऊपर सब समझ में आएगा। 1 जून 2025 को प्रॉस्पेक्टस दिया, 1 जून 2025 को प्रॉस्पेक्टस दिया, तो 1 जुलाई 2025 तक एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। 90% एंड 5%, बोलो हाँ या ना। चलो 90% 5% रिसीव हो गया, सक्सेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर 90% 5% अनसक्सेसफुल हो गया, क्या हो गया? बोले एक बार, अनसक्सेसफुल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड। रिफंड कितने दिनों में करना है? बोले एक बार, 15 डेज। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर, मतलब 1 जुलाई 2025 से 15 डेज, 16 जुलाई 2025 तक आपने पैसा रिफंड करना चाहिए। नहीं किया तो 16 जुलाई के बाद में आपको 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। और अगर आपका 90% और 5% मीट हो गया तो आपको 2 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन से रिसीव हुआ वहां से कितने महीने के अंदर? 2 महीने के अंदर, मतलब 1 सितंबर तक के अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर सर्टिफिकेट कर देना चाहिए। तो हमने वो भी चीज कवर की है कि अलॉटमेंट कब तक होना चाहिए? सक्सेसफुल हुआ तो अलॉट करना पड़ेगा ना। सो सक्सेसफुल हुआ तो 2 महीने में अलॉटमेंट, नहीं हुआ तो 15 दिन में रिफंड। आर यू अंडरस्टैंडिंग में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। टाइमलाइन सबको समझ में आया? लाइव स्ट्रीम में सबको टाइमलाइन समझ में आया क्या? कृपया सब जन एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि ये टाइमलाइन क्लियर है क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है छोटू सा ही पर कॉम्प्लिकेटेड है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट। चार्ट बहुत प्यारा सा है, वो एक्चुअल कंसेप्चुअल क्लैरिटी देके जाएगा। सो दोनों लिख के रखिए, गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? टाइमलाइन वाला जूम करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। आज कौन सा नंबर का लेक्चर है अपना? 20 है ना? 20 क्या बाद से प्रोस्पेक्टस। यहां तक आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। चलो ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ हमने एक सेक्शन बीच में स्किप किया था, सेक्शन नंबर 29 बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट, यस है ना? तो एक बार जाते हैं 29 पे। क्या वो अक्षय? ओके, विजय सर का क्लास नहीं है आज, ठीक है, चलेगा। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना। लेट्स गो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हमने 29 नंबर का सेक्शन पेंडिंग रखा था। आ जाइए आप 29 नंबर के सेक्शन के ऊपर। अब बेसिकली 29 नंबर का सेक्शन उन्होंने चढ़ा बढ़ा के एकदम बड़ा सेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो उसमें से हम मेनली हमारा जो कंटेंट है एग्जाम ओरिएंटेड उसको कंप्लीट करेंगे, ज्यादा चीजों के ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो आ जाइए। सबसे पहली बात, 29 नंबर का सेक्शन ये बेसिकली क्यों अलॉटमेंट के साथ लेना है, इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा चीज बोलता हूं, ध्यान दीजिए। जब कभी भी किसी भी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है या फर्दर पब्लिक ऑफर होता है, कुछ 4 चीजें आपने बेसिकली लिखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू करती है, कोई भी कंपनी पब्लिक इशू करती है, तो पब्लिक इशू मतलब करोड़ों लोगों को आप एक साथ शेयर्स दे रहे हो, ठीक है। और करोड़ों लोगों को आप एक साथ शेयर्स दे रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक तो आप शेयर्स दे सकते हो फिजिकली, या फिर आप शेयर्स दे सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली। बात को जरा समझिएगा। पहले जब पब्लिक इशू हुआ करते थे और जब फिजिकली शेयर दिया करते थे, तो आप सोचो कि फिजिकली शेयर्स देने के लिए कितने सारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स लगेंगे और कितना मेंटेनेंस लगेगा, कितना कॉस्ट, कितना टाइम, कितना मेंटेनेंस, और एरर के चांसेस कितने ज्यादा है। सो इस वजह से गवर्नमेंट ने, सेबी ने इसके ऊपर बहुत सोचा और सेबी ने परमानेंटली फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट फॉर पब्लिक इशू बंद ही कर दिया कि पब्लिक इशू में किसी को भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा अनलेस एंटिल ही आस्क फॉर द सेम आफ्टरवर्ड्स। मतलब इशू के वक्त नहीं दिया जाएगा, बाद में आप चाहो तो मांग लो। इससे कॉस्ट सेव हुई, समय से हुआ, एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ी, टाइम सेव हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स दे रहे हो, मतलब कैसे शेयर्स दे रहे हो? तो आप फिजिकल शेयर्स को डीमटेरियलाइज फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहे हो। सो रूल बन गया, रूल बन गया। बात को जरा समझिए, मैं एक बहुत प्यारी कंसेप्ट बोल रहा हूं। रूल बन गया कि कोई अगर पब्लिक इशू करने जा रहा है तो उसको डीमटेरियलाइजेशन करना कंपलसरी है, उसके सिवा वो पब्लिक इशू कर ही नहीं सकता। ये सेबी ने बोल दिया, क्योंकि सेबी बोले पब्लिक इशू करना है तो डीमटेरियलाइजेशन में ही करना है। मतलब आप डीमटेरियलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। डीमटेरियलाइजेशन कर रहे हो, पब्लिक को शेयर दे रहे हो, पब्लिक
को शेयर दे रहे हो, उनसा पैसा ले रहे हो, पर पब्लिक को पैसे की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। बच्चे बेटी की शादी आ गई, लाइफ में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और पब्लिक का पैसा है। अगर कंपनी इसको होल्ड करके रखेगी तो पब्लिक के इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज होनी चाहिए जो लिक्विड होनी चाहिए, पब्लिक को जब चाहे तब पैसा वापस मिलना चाहिए। कल जाकर अगर तुम्हारी कंपनी बंद पड़ने वाली है, कंपनी में बुरी न्यूज आने वाली है, डायरेक्टर मर जाने वाला है, या फाउंडर छोड़ देने वाला है, फाउंडर खुद ही शेयर बेचने वाला है, तो क्या तुम पब्लिक के शेयर लॉक इन करोगे? क्या होल्ड करके रखोगे? क्या कर सकते हो? नहीं। इसलिए सेबी ने तीसरा रिक्वायरमेंट डाला लिस्टिंग का, कि भैया शेयर स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करो, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करो। इसके लिए सेक्शन बना दिया, सेक्शन 40, कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर लिस्ट करवाना जरूरी है। व्हाट इज लिस्टिंग? लिस्टिंग तो बोलने के लिए है, एक्चुअली सेबी यहां प्रमोट करना चाहता है सबसे मेन चीज जो है लिक्विडिटी, क्योंकि लिस्टिंग करेंगे तो कभी भी बेच पाएंगे, कभी भी बेच पाएंगे, मतलब लिक्विडिटी। सो लिस्टिंग के नाम पे सेबी यहां पे आपके शेयर्स को क्या करवाना चाहता है? बोले एक बार उसे लिक्विड, जितना लिक्विडिटी हो उतना अच्छा। तो फिर एक और रूल ऐड हो गया कि जिसको पब्लिक इशू करना है उसने डीमैटेरियलाइजेशन तो करना ही है, लिस्टिंग भी करना है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज नहीं कर रहे तो आप पब्लिक इशू नहीं कर सकते। रूल बन गया स्ट्रेट अवे कि पब्लिक इशू तो दोनों चीजें आनी चाहिए। पर लिस्टिंग करके क्या फायदा? अगर आप लिस्टिंग के बाद ट्रेडिंग अलाउ ना करो तो, नहीं तो लिक्विडिटी तो धरी की धरी रह जाएगी ना भाई। ट्रेडिंग अलाउ करोगे तो ही लिक्विडिटी का कोई फायदा है। सो सेबी को ट्रेडिंग भी अलाउ करना पड़ा। इसका मतलब लिक्विडिटी के लिए उनको एक वे आउट देना पड़ा कि लिक्विडिटी कैसे बनेगी, तो ट्रेडिंग उनको अलाउ करना पड़ा, और स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ही ट्रेडिंग अलाउ करना पड़ा। ये चौथा रूल सेबी ने ऐड किया कि पब्लिक कंपनी, आप बोल रहे हो ना पब्लिक कंपनी है, तो ट्रेडिंग अलाउ करो ना, किसी को भी शेयर किसको भी ट्रांसफर करने दो, जिससे लिक्विडिटी भी बनेगा, लिस्टिंग भी बनेगा। और लिस्टिंग और लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए डिमैटेरियलाइजेशन कंपल्सरी। क्योंकि अगर ये फिजिकल फॉर्म में आप सोचो थोड़ा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डेली बेसिस पे जितने करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने होते हैं नंबर इन करोड़ ऑल्सो, वो अगर फिजिकल फॉर्म में करने गए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मर जाएंगे लोग वहां पे, जॉब छोड़ के भाग जाएंगे जो काम करना चाहते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होता है, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म है, ब्रोकर्स रेडी है, सब पूरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है, और एक एक सेकंड में सिस्टम अपना पूरा काम कर लेती है। इस वजह से ये पॉसिबल है। एंड दैट्स व्हाई एक पूरा का पूरा रूल सेट बन गया 4 रूल्स का। अगर आपको पब्लिक इशू करना है तो आपको डीमैटेरियलाइजेशन करना ही पड़ेगा, लिस्टिंग करना ही पड़ेगा, ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा। इनमें से कोई भी एक चीज गायब करो, पूरा इशू गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला आप ट्रेडिंग नहीं करवाओगे, इशू गायब। आप बोले लिस्टिंग नहीं करवाओगे, इशू गायब। डीमैटेरियलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द 4 थिंग्स यू कैन नॉट सेपरेट। एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, मैं कह रहा हूं एक कॉइन के 4 पहलू होते हैं, और ये चारों एक साथ आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहीं पे आपका डीमैटेरियलाइजेशन का एक सेक्शन डिस्कस हो रहा है 29, और साथ में लिस्टिंग का सेक्शन नंबर 40, और ये दोनों के दोनों सेक्शंस आर रिलेटेड टू अलॉटमेंट ओनली, क्योंकि बिना डीमैट अकाउंट डीमैटेरियलाइज के अलॉट नहीं कर सकते, और अलॉट करने का लिस्टिंग के बगैर रख नहीं सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना सेक्शन 40 में, इसका क्या मतलब होता है? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना, लोगों को लगता है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदे, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बेचे। स्टॉक एक्सचेंज खुद ना कोई एक सिंगल शेयर खरीदता है, ना कोई सिंगल शेयर बेचता है। बीएससी एनएससी ने कभी कोई शेयर जीवन में नहीं खरीदा ना बेचा। बीएससी एनएससी सिर्फ पोर्टल है। आप इसको ऐसा समझो, बीएससी एनएससी या स्टॉक एक्सचेंज is nothing but OLX and Quicker for shares. Are you understanding? जैसे आप OLX के ऊपर बाइक बेचना चाहते हो, बाइक लिस्ट करते हो, फोटो अपलोड करते हो, प्राइस डालते हो, जिसको पसंद आया वो वहीं पे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सेम आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपका शेयर लिस्टेड है, नाम वाम के साथ, फोटो वोटो के साथ, है ना? जिसको पसंद आया ऑर्डर प्लेस करेगा, तुम्हारा उसका ऑर्डर मैच हो गया। बीएससी एनएससी थोड़ी कोई शेयर खरीदता है बेचता है, वो तो सिर्फ खुद के चार्जेस लेता है, बाजू में हो जाता है। सो बीएससी एनएससी एक्चुअली आर प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो ट्रेड करवाएगा वो होता है ब्रोकर। जैसे इंडिया बुल, रेड बुल नहीं सॉरी, इंडिया बुल्स, आईआईएफएल, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी, शेर खान, ये हमको बीएससी एनएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करवाते हैं। इनको ट्रेडिंग मेंबर्स कहा जाता है। बीएससी एनएससी के शेयर होल्डर होते हैं। बीएससी एनएससी इनको बोलता है कि जाओ हमारे लिए ट्रेडर ढूंढ के लाओ, तो ब्रोकर्स होते हैं।
आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, सर नो। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना मतलब स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, खुद कभी कोई शेयर खरीदता बेचता नहीं है। वो सिर्फ इधर के 10 ऑर्डर लेता है, इधर के 10 ऑर्डर लेता है, जो मैच होकर मैच करवाता है और ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ करवाता है। वो खुद कभी कुछ खरीदता बेचता नहीं है। इट्स जस्ट लाइक OLX कैन क्विकर फॉर द शेयर्स ओनली, दैट्स इट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार, ऐसा ना कंसेप्ट दिमाग में घुस रहा है सबके, लाइव स्ट्रीम में भी दिमाग में सबके कंसेप्ट घुस रहा है क्या? कृपया जरूर बताइएगा, तो जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हम पढ़ रहे डीमैटेरियलाइजेशन। सो व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन? अगर कोई कंपनी आईपीओ कर रही है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उसको झक मार के डीमैटेरियलाइजेशन करना जरूरी है। ठीक है, और अगर कोई कंपनी एनी इशू कर रही है पर इनिशियल पब्लिक ऑफर में एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, ग्रुप ऑफ पर्सन को इशू कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल किसी भी फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। ये चीज के ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा लंबा चौड़ा सेक्शन बनाया है कि भैया डीमैटेरियलाइजेशन मतलब क्या, कैसे होगा, एक्सेट्रा। तो ऊपर अगर जो मैंने बोला बस उतना ही लिखा है कि डीमैटेरियलाइजेशन कंपलसरी है पब्लिक इशू के अंदर, और सेक्शन वहां खत्म होता है। पर रूल्स में उन्होंने अलग अलग चीजें लिखी है, जैसे इशू ऑफ सिक्योरिटीज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी डीमैट सिक्योरिटीज दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज दे सकता है। नीचे कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म किस प्रकार होगा, उसके लिए क्या क्या अप्रूवल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अनलिस्टेड कंपनी की उन्होंने फिजिकल फॉर्म में रखने चाहिए तो डीमैट फॉर्म में रखने हैं, एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी। अच्छा, ये काम कौन करता है फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का? तो इसके दो ही हीरोज हैं इंडिया में, दो ही लोग हैं जो फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक में इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक है NSDL और दूसरा है CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरीज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। आप इनको अप्लाई करो, ये आपके शेयर ऑब्वियसली फिजिकल फॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उनको स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, हाँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का काम है कि अगर वो डीमैट में शेयर मेंटेन कर रही है तो डीमैट का रजिस्टर मेंटेन करे, अगर वो फिजिकली शेयर्स मेंटेन करिए तो फिजिकल शेयर मेंटेन करे। ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करे। उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन डिफॉल्टिंग अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, डीमैट वालों को सपोर्ट नहीं किया शेयर्स, तो ऑब्वियसली उसकी पेनल्टीज वगैरह लिखिए। रूल वाले कंटेंट के ऊपर आज तक के कोई सवाल आया नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट फिर भी अभी के लिए तुम 1 सेकंड के लिए उसको रीड कर लो, 1-2 मिनट के लिए, तो अच्छी बात होगी, और साथ में डायग्राम ड्रॉ कर लो। गो फॉर इट फास्ट। लाइव स्ट्रीम में समझ में आ रहा है कि कृपया कमेंट कीजिए बच्चों। तो 29 एक बार रीड कर लो मन में 1-2 मिनट के लिए फटाफट, टेक्स्ट बुक में जो दिया है।
चलो डन एवरीबॉडी, हो गया पक्का? पक्का हो गया सबका? सो यहां पे आपका सेक्शन नंबर 29 होता है खत्म। 29 होने के बाद सीधा आ जाइए 40 के ऊपर। आपका 40 नंबर का सेक्शन है, दैट इज कौन सा? लिस्टिंग एंड अंडर राइटिंग। बोलो हाँ है ना? चलो आ जाइए। ओके, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से तो समझ में आएगा। डायग्राम के फॉर्म में एक जगह पे मैंने मेंशन करके रखा है लिस्टिंग अंडर राइटिंग 3.25 पेज नंबर पे। आर यू रेडी गाइस? चलो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, लेट्स गो। सबसे पहली बात है लिस्टिंग एंड अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है। सेक्शन नंबर 40 में नाम तो दिया है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, पर उसके अंदर दो चीजें दी है, एक लिस्टिंग का एरिया और एक अंडर राइटिंग का एरिया। ठीक है, मतलब लिस्टिंग अंडर राइटिंग का पूरा एरिया उसके अंदर दिया है, तो बड़े अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात लिस्टिंग का मतलब क्या होता है। लिस्टिंग का मतलब जब भी आप पब्लिक इशू करते हैं, मैंने चार चीजें बोली, पब्लिक इशू, डिमोनेटाइजेशन, लिस्टिंग, ट्रेडिंग। तो आप पब्लिक इशू कर रहे हो तो आपको इंडिया में नेशन वाइड टर्मिनल्स जो स्टॉक एक्सचेंज के हैं, मेनली अब इंडिया के अंदर कितने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस है? एनीवन नोस? देयर आर 25 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, 25 स्टॉक एक्सचेंज, उसमें से पता आपको सिर्फ 4 है। ठीक है, आपको शायद नहीं पता पूना का भी स्टॉक एक्सचेंज है। ये पीछे किधर, कौन सा पीछे गया जीवन? हाँ इधर 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 ही पीछे उसका ऑफिस है, पुणे स्टॉक एक्सचेंज का मेन ऑफिस। सामने एक सांड खड़ा करके रखा है उन्होंने गोल्डन कलर का। ठीक है, बुल, है ना? अगर आप देखोगे तो पूना का भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के 25 स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। सो इंडिया के 25 स्टॉक एक्सचेंजेस है, उसमें से जो भी नेशन वाइड टर्मिनल देता है, मेनली नेशन वाइड टर्मिनल 4 स्टॉक एक्सचेंजेस देते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओटीसीईओआई। ठीक है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये नॉर्मली स्मॉल कैप मिड कैप फर्म्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस नेशन वाइड टर्मिनल देते हैं, तो इनके ऊपर आपका शेयर लिस्ट होना चाहिए, तो नेशन में किधर भी ट्रेड हो सके। ये बोला गया पब्लिक इशू कर रहे हो तो इनके ऊपर लिस्ट होना जरूरी है। इस हिसाब से इंडिया के 15,30,000 कंपनीज में से 5,000 कंपनीज बीएससी के ऊपर लिस्टेड है, 5,000 प्लस, एंड 1,500 प्लस कंपनीज लिस्टेड है एनएससी के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर ना। और ये दोनों के दोनों पोर्टल है, इस वजह से आप इसको किधर भी खरीद के किधर भी बेच। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है सर बीएससी से शेयर खरीदा तो एनएससी में बेच सकते क्या? बिंदास। आप ओएलएक्स से खरीदा हुआ बाइक क्विकर पे नहीं बेच सकते क्या? सेम है, बीएससी से खरीदा एनएससी में बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को याद रखना। नेक्स्ट, एनीवे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी खरीद बेच रहा है, वो तो सिर्फ पोर्टल है। समझ में आ रहा है सबको? है ना? नीचे अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। हाँ ऑब्वियसली आप बीएससी से खरीदा हुआ एनएससी के ऊपर तभी बेच सकते हो जब एनएससी के ऊपर भी वो लिस्टेड रहे, क्योंकि 5,000 कंपनी बीएससी पे लिस्टेड है, एनएससी पे 1,500 ही है, तो 3,500 ऐसी है जिसको आप बीएससी से खरीद के एनएससी पे नहीं बेच सकते। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो नेक्स्ट, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा। अंडर राइटिंग सुना है क्या होता है? जब कंपनी खुद के शेयर्स बेचती है और कंपनी को लगता है कि नहीं भाई हो सकता है कि ये शेयर सब्सक्राइब नहीं होंगे, 90% भी नहीं आएगा, तो कंपनी लोगों को अपॉइंट करती है, बोलती है शेयर्स बिकवा दो और कमीशन ले लो, है ना? तो जब जब आप ऐसा करते हो तो उस अंडर राइटर का नाम, कितनी सिक्योरिटीज वो सब्सक्राइब कर रहा है या कितने इशू कर रहा है, उसके डिटेल, प्राइस या अदर डिटेल, साथ में उसको कितना कमीशन दिया, ये सब प्रोस्पेक्टस में लिखना जरूरी है। कहां लिखना जरूरी है? प्रोस्पेक्टस। इक्विटी के ऊपर मैक्सिमम कमीशन 5%, क्योंकि इक्विटी रिस्की वाला एरिया है, और अगर डिबेंचर्स या डेट है तो उसके ऊपर 2.5% मैक्सिमम कमीशन दिया जा सकता है। सेक्शन 40 का नाम लिस्टिंग है, पर एक्चुअली उसके अंदर अंडर राइटिंग भी डिस्कस किया गया है। क्लियर है सब? मार्क कर लो, मार्किंग जैसा कुछ सच है नहीं, सेक्शन एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट।
हो गया सबका? रीड करके देख लो, रीडिंग में वही मिला आपको, लिस्टिंग एंड अंडरराइटिंग दो ही चीजें लिखी है, हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। यहां पे आपका सेक्शन नंबर 40 भी होता है, क्या बोले बाद उसे खत्म। यहां तक आइडिया है पक्का पक्का सबको? बोलो हाँ या ना? चलो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जा रहा हूं। नेक्स्ट सेक्शन है 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, 41 तो डिलीटेड है, तो नेक्स्ट सेक्शन कौन सा बोले एक बार? 42, जो किसका है सब्जेक्ट बोलो? प्राइवेट प्लेसमेंट। एक बार बहुत प्यार से प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको समझा दूं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? लेट्स गो। सबसे पहली बात आप ये समझो कि प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सोलिडेट करना अच्छे से। शार्क टैंक दिखा है सबने? बोलो हाँ है ना? शार्क टैंक में वो आते हैं कंपनीज वगैरह, स्टार्टअप, और ये बोलते हैं कि भैया 50 लाख दूंगा 2% के लिए, 1 करोड़ दूंगा 10% के लिए। तो 50 लाख 2%, 1 करोड़ 10% से कैसे क्या वैल्यूएशन डिसाइड होगा? तो इससे वैल्यूएशन किस प्रकार डिसाइड होता है ये भी मैं बोलता हूं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम शार्क टैंक पढ़ो या देखो तो तुम्हें पता चले कि भैया वैल्यूएशन कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है शार्क टैंक में, कौन? अमन गुप्ता, है ना? बोस वाला नहीं, बोट वाला, बोट वाला, बोस वाला वो है ना? कौन दूसरा कौन है? नमिता, ओके। सो अमन, अच्छा ये एक्सपर्टीज नहीं है। सो अमन जो है, समझो इसने किसी को ऑफर दिया कि भाई साहब मैं 2% इक्विटी के लिए 50 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं, तो ये कंपनी का वैल्यूएशन क्या हुआ? सिंपल इक्वेशन, 2% के लिए 50 लाख, तो 100% के लिए कितना? मतलब वैल्यूएशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आएगा वो 100% शेयर के लिए वैल्यूएशन होगा। दिस इज हाउ द वैल्यूएशन इज डिसाइडेड। सिंपल इक्वेशन, आइडिया क्लियर है? 100% शेयर कितने वैल्यू में जाएंगे उसे वैल्यूएशन कहते हैं। और ये जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, मतलब ये जो चीज होती है उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कहा जाता है। सो कंपनी को जब फंड्स की जरूरत होती है तो कंपनी ऐसे इन्वेस्टर्स को पकड़ के लाती है। अमन हो गया, और कौन हो गया? पीयूष हो गया, वो था ना, अरे अश्लील नहीं रे, दोगलापन है, ऐसे नहीं कर सकते, तू क्या कर रहा है भाई? है ग्रोवर, ठीक है? तो ये इन्वेस्टर्स हुए, ये क्या हो गया बोले एक बार? इन्वेस्टर। तो कंपनी इन इन्वेस्टर्स को बोलता है कि भाई हम तुमको शेयर देना है। ऐसे कितने इन्वेस्टर्स को एट द सेम टाइम कंपनी अप्रोच कर सकता है? तो कंपनी एट वन टाइम 50 इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकता है, और पूरे साल भर में मैक्सिमम 200। पूरे साल भर में मैक्सिमम कितने? 200। मतलब ऐसे 5-6 आपने इश्यूज किए। वो कहते हैं ना फर्स्ट राउंड के अंदर हमने 10 करोड़ उठाए। फर्स्ट राउंड में मतलब फर्स्ट राउंड में उन्होंने इतने सारे इन्वेस्टर को एक साल में अप्रोच किया। सो 200। नीचे इसमें क्यूआईबीज और एम्प्लॉइज गिने नहीं जाते, क्योंकि एम्प्लॉइज तुम्हारे खुद के एम्प्लॉइज है, और क्यूआईबी मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब कौन? तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, बिग बुल्स, कॉर्पोरेशन ऑफ एलआईसी, जीआईसी, नेशनलाइज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज, इनको इसके अंदर नहीं गिना जाता। हम प्रॉपर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर ये इन्वेस्टर ने पैसा देना है, ठीक है, आपको, और आपने 60 डेज के अंदर आपने इनको सिक्योरिटीज को अलॉट कर देना है। क्या करना है? सिक्योरिटीज को अलॉट। अगर आपने 60 डेज के अंदर इनको सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं किया तो अगले 15 डेज के अंदर आपको रिफंड करना पड़ेगा, और जब आप रिफंड करोगे तो आपको साथ में 12% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर 60 डेज ओनली। अब बात को समझिए, इसमें कंफ्यूजन है। अलॉटमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर आप 30 दिन में एप्लीकेशन मनी नहीं आ पाया तो आपको रिफंड करना है 15 डेज में, एंड 15 डेज बाद इंटरेस्ट शुरू होगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां अलग है। यहां 60 डेज में आपको रिफंड करना है, और 60 डेज में आपने अगर रिफंड नहीं किया तो 61st डे से इंटरेस्ट शुरू होगा 75th डे तक, एंड 75th डे मतलब 15 डेज बाद सीधा पेनल्टी लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर इस चीज को मैं आपको टाइमलाइन के ऊपर बोलूं तो 1 जून 2025 को आपने प्रोस्पेक्टस दिया PAS 4 में,
PS4 में आपने उनको क्या दिया, प्राइवेट प्लेसमेंट वालों को प्रोस्पेक्टस। 60 डेज के अंदर आपको पैसा आना चाहिए, और अगर 60 डेज में, मतलब 60 डेज के अंदर आपको आपने अलॉटमेंट कर देना चाहिए। और अगर 60, सॉरी होल्ड, नहीं, प्रोस्पेक्टस आपने PS4 में दिया और इस दिन आपको एप्लीकेशन भी आ गया। क्या आ गया बोले बाद से, एप्लीकेशन। तो आपने 60 डेज के अंदर क्या करना चाहिए बोले बाद से, अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट अगर आपका सक्सेसफुल रहा तो बहुत अच्छा, लेकिन अलॉटमेंट आपका फेल रहा तो 15 डेज के अंदर आपने क्या कर देना चाहिए बोले एक बार, रिफंड। एंड ड्यूरिंग दैट 15 डेज ऑल्सो यू हैव टू पे 12% पर एनम। तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद, उधर 15 दिन बाद इंटरेस्ट शुरू हो रहा था 15%, यहां 15 दिन में ही इंटरेस्ट लग रहा है 15%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वहां मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 90% क्राइटेरिया था, यहां तो ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। जिसको दे रहे हो वो फुल्ली सब्सक्राइब कर रहा है शेयर, तो तुमने शेयर अलॉट क्यों नहीं किया, गलती तुम्हारी है। इसलिए 60 डेज बाद ही इंटरेस्ट शुरू हो रहा है। और 15 दिन अगर खत्म हो गए तो उसके बाद तो भैया सीधा सीधा पेनल्टी लग जाएगी। मतलब इंटरेस्ट तो लगी रहा है, साथ में क्या लग जाएगी, पेनल्टी। तो ये चीज को आपने याद रखना है। क्लियर है सब? यही चीज उन्होंने यहां पे मेंशन की है। साथ में आपने रिटर्न ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट PS3 में फाइल करना है और रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करना है PS5 में। तो यहां बैठे बैठे 3 ही फॉर्म आ गए आपके। पहले कल एक हुआ था PS1 में। PS1 में क्या हुआ था, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। कुछ याद आया? PS2 में हुआ, माय मिस्टेक। PS1 में एडवर्टीजमेंट था, है ना। सो PS1 में क्या आया था, एडवर्टीजमेंट। 2 में शेल्फ प्रोस्पेक्टस। 3 में इधर आया है रिटर्न ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। 4 में आया है प्रोस्पेक्टस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। 5 में क्या आ रहा है, रजिस्टर। तो इसी सेक्शन में 3-3 PAS आ रहे हैं। तो याद रखना आसान। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। मैं चाहूंगा कृपया ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लीजिए, आपके काम में आएगा। गो फॉर इट फास्ट। Sure. Done everybody? लिख लिया सबने? एवरीबॉडी यस और नो? बहुत बढ़िया। ओके, सो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट का भी कंटेंट हो गया। आप चाहो तो एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट रीड कर सकते हो, उसके अंदर मेनली सेम चीजें पूरी की पूरी लिखी हुई है। मुझे एक बार PS बोल दो। PS1 का था एडवर्टीजमेंट, PS2 का था शेल प्रोस्पेक्टस, 3 रिटर्न ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, 4 प्रोस्पेक्टस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट एंड 5 रजिस्टर। क्लियर है? ये आपका आखिरी सेक्शन था। एक बार चाहिए तो सेक्शन पढ़ लो, सेक्शंस पूरी रिवाइज कर लो, ई फॉर्म्स पूरी रिवाइज कर लो, फिर रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट।
चलो डन एवरीबॉडी. चलो डन. याद हो गया सबको? बोलो हाँ या ना. एक बार सभी सेक्शन फिर लाइन से बोल दो. रेडी? सेक्शन नंबर 23 किसका है? 42 किसका है? प्राइवेट प्लेसमेंट 41 एडीआर जेडीआर. उसके बाद में 40 लिस्टिंग एंड अंडर वो 100 एकड़ सेक्शन. ठीक है. हाँ दो इसके पहले 39 किसका है? अलॉटमेंट. 38 नहीं है. 37 एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन. 36 इंड्यूसमेंट. 35 सिविल. 34 क्रिमिनल. 33 अब्रीच. 32 रेड हेरिंग. 31 शेल प्रोस्पेक्टस. 30 एडवर्टीजमेंट. 29 डीमैट. 28 ऑफर फॉर सेल. 27 वेरिएशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस. 26 कंटेंट. 25 ऑफर डॉक्यूमेंट. 24 नहीं है. 23 काइंड्स. ठीक है. पीएस 5 रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. 4 ऑफर डॉक्यूमेंट फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट. 3 रिटर्न फॉर 2 शेल प्रोस्पेक्टस. 1 एडवर्टाइज. यहां आपका एक और चैप्टर खत्म होता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर. समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना. चलो काफी करिए आज के लिए. वैसे भी आज लास्ट डे. मेरी तबीयत अभी ठीक हो रहा है. आज लास्ट आई गेस मतलब आज अच्छा लग रहा है बट ज्यादा भी एक्सर्शन नहीं करते. कल वापस लेक्चर रहेगा. संडे को भी आपका शायद लेक्चर रहेगा. तो संडे को क्यों नहीं? महाशिवरात्रि कल रात को है ना? और कल रात को महाशिवरात्रि है ना? है ना? तो जब भांग भांग पी के पड़े रहने वाले हो क्या कल? हाँ मेडिटेशन कल सिखाऊंगा मैं. कल के लेक्चर में अपन मेडिटेशन का सेशन ले सकते हैं. ठीक है. तो रात को करना है मेडिटेशन. कल रात को. संडे को सिखा के कल रात को कैसे होगा जीवन में? ठीक है. चले आज के लिए हम काफी करते हैं गाइस. दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू बोलो बच्चों. जोर से बोलो. चलो गुड डे. गॉड ब्लेस यू.